नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान का निर्माण 2 चैप्टर को पढ़ लिए हैं। आज हम लोग तीसरा चैप्टर संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, उद्देशिका को ही प्रस्तावना या प्रियम्बुल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो लिया गया है वह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वह भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर सवाल आपसे यह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को जगह दिया गया है, यह किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो दोस्तों वहाँ पर उत्तर हमारा होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जैसा कि हमने आपको कहा कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना जो है उसकी भाषा जो है वह ऑस्ट्रेलिया संविधान से प्रेरित है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, प्रस्तावना का मतलब या उद्देशिका का मतलब जो होता है, जिस विषय के बारे में हम कहने के लिए जा रहे हैं उसका संक्षिप्त रूप या सारांश, यानी जिस विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं उसके सारांश को, उसके संक्षिप्त रूप को ही उद्देशिका या प्रस्तावना कहा जाता है। तो हम लोग आज भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो लाया गया था यह उसी से प्रभावित है, जबकि उद्देशिका का प्रारूप जो तैयार किया गया है वह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव के द्वारा किया गया है। यहाँ पर वही दिया हुआ है कि उद्देशिका का प्रारूप जो तैयार किया गया है वह बीएन राव के द्वारा तैयार किया गया है। अगर हम संविधान के उद्देशिका के बारे में बात करें तो प्रख्यात न्यायविद N.A. पालकीवाला ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। कभी कभी इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किनका कथन है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। तो ऐसी स्थिति में हम N.A. पालकीवाला का नाम लेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है उसमें हम देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द को जोड़ा गया है। कौन कौन शब्द को जोड़ा गया है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन शब्दों को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जगह दिया गया है? तो दोस्तों, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता को जगह दिया गया है। एक चीज यहाँ पर और ध्यान में रखेंगे, यहाँ से सवाल यह भी पूछे जाते हैं कि क्रम से सजाइए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत
कुछ शब्दों को जोड़े गए हैं, उसे क्रम में समझाइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है समाजवादी होगा, दूसरा पंथ निरपेक्ष होगा एवं तीसरा अखंडता होगा। इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को, पंथ निरपेक्ष शब्द को एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रस्तावना के मूल तत्व, दोस्तों एक चीज और ध्यान में आप रखेंगे, भारतीय संविधान का कुंजी प्रस्तावना को कहा गया है। यह कई छोटे मोटे एग्जाम में पूछे गए हैं, हालांकि यह बड़े एग्जाम में भी पूछे गए हैं, इसलिए इसे आप ध्यान में रखेंगे। कहा जाता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कुंजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वह उद्देशिका या प्रस्तावना को कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना के मूल तत्व। दोस्तों प्रस्तावना के टोटल 4 मूल तत्व हैं, जिसमें से पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। तो दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारतीय जनता है। संविधान के अधिकार का स्रोत कौन सा है? तो भारतीय जनता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कहता है कि भारत का स्वरूप, यानी कि भारत के स्वरूप के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसके अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। हमने संविधान के प्रस्तावना के 4 मूल तत्वों में 2 मूल तत्व को पढ़ लिया है। पहला संविधान का अधिकार का स्रोत, जिसमें हमने आपको बताया कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत की जनता है। दूसरा हमने भारत का स्वरूप बताया। तो भारत का स्वरूप प्रस्तावना के अंतर्गत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक एवं गणतांत्रिक गणराज्य है, जिसे आपने देख लिया है। उसके बाद अगर हम देखें तो संविधान का उद्देश्य क्या है? दोस्तों संविधान का मुख्य उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व है। अगर इसमें हम बात करें, जब आप भारतीय संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो दोस्तों भारतीय संविधान क्या कहने के लिए जा रहा है उसके बारे में यह छोटा सा प्रस्तावना सब कुछ बता देता है। इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद चौथा मूल तत्वों में हम देखें तो संविधान का अंगीकरण देखते हैं। तो दोस्तों भारतीयों के द्वारा संविधान का अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को 1949 को किया गया है। इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। सवाल भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को संविधान को भारतीयों के द्वारा अंगीकार किया गया, तो वह तिथि 26 नवंबर 1949 का तिथि है। उसके बाद अगर हम संविधान के उद्देशिका के महत्व के बारे में देखें तो दोस्तों भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना या उद्देशिका के महत्व को दर्शाया गया है, जिसमें हम उनका मुख्य डिसीजन जो है उसके अंतर्गत देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बेरुबारी बाद, दोस्तों प्रस्तावना में कुछ ऐसे बाद निकल कर के आए हैं जो भारतीय प्रस्तावना को बहुत ही महत्वपूर्ण बताता है। उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम यहाँ चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बेरुबारी बाद 1960 के अंतर्गत यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यानी कि दोस्तों इसमें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किस कांड में या किस बाद में, तो बेरोबारी बाद में जो 1960 में हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए विधायिका इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो दोस्तों वह बेरुवारीवाद 1960 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए विधायिका इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। उसके बाद सीधे हम तीसरे बिंदु पर आते हैं जो महत्वपूर्ण है, इसके दूसरे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमने आपको क्या बताया कि बेरुवारीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही बात से पलटते हुए, अपने ही बात को बदलते हुए यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन विधायिका जो इसमें संशोधन करेगी वह इसे परिपुष्ट करने के लिए संशोधन करेगी, इसके मूल ढांचा को बिगाड़ेगी नहीं। यानी कि इसमें जो पहले से शब्द दिए हुए हैं उसमें से किसी शब्द को हटाया नहीं जा सकता है, नए शब्दों को जोड़ करके भारतीय प्रस्तावना को क्या किया जा सकता है, तो संपुष्ट किया जा सकता है, परिवर्धित किया जा सकता है। दोस्तों एक बार पुनः सुनेंगे चूंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है। हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का बेरुवारीवाद जो 1960 में आया है उसमें उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए विधायिका इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं करती है। ठीक 13 साल के बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में वही सुप्रीम कोर्ट अपने बात से पलटते हुए या अपनी बात को उलटते हुए कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विधायिका यानी कि संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन इसमें कुछ शब्दों को जोड़ करके संशोधन कर सकती है, ना कि इसके मूल ढांचा को बिगाड़ करके। दोस्तों यहाँ मूल ढांचा से मतलब होता है जो संविधान सभा के द्वारा यह प्रस्तावना बनाया गया था, उस प्रस्तावना में से एक भी शब्द को नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि और अच्छे शब्दों को जोड़ करके इसे पुष्ट किया जा सकता है, परिवर्धित किया जा सकता है। और यहीं से एक सवाल और निकल करके आता है कि निम्नलिखित में से किस बाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का प्रस्तावना एक मूल ढांचा है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का ही है, जिसमें यह कहा गया है कि इसके मूल ढांचा को प्रभावित नहीं किया जाएगा, यानी प्रस्तावना के मूल ढांचा को प्रभावित नहीं किया जाएगा। यहाँ तक आपने देख लिया। केशवानंद भारती में ही हमने जैसा कि आपको बताया कि प्रस्तावना को मूल ढांचा माना गया है, सवाल पूछे जाएंगे निम्नलिखित में से किस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को मूल ढांचा माना है, तो वह 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोग गोलकनाथ बाद 1967 को देखते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो या अस्पष्ट हो, वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। दोस्तों एक बार पुनः ध्यान देंगे, गोलकनाथ बाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। जहां संविधान की भाषा
कुछ संदिग्ध लगे, कुछ अस्पष्ट लगे, वैसी स्थिति में विधायिका या कोई भी व्यक्ति संविधान के प्रस्तावना को पढ़ ले, वहां से उसके मन का सारा जो दोष है या भ्रम है वो दूर हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों एक सवाल और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दिया है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान के आत्मा की संज्ञा दिया है। अगर मैं एक बार पुनः आपसे बात करूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार पुनः मैं आपसे चर्चा कर दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा उपचार से संबंधित, यानी कि भारतीय संविधान में जो उपचार किए जा सकते हैं या संशोधित किए जा सकते हैं, उस अनुच्छेद को ही संविधान का आत्मा कहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है। यहाँ तक आप लोग निश्चित रूप से समझ गए होंगे। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि दोस्तों भारतीय संविधान में ये जो संशोधन की बात होती है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है, इसलिए इसे आप भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें उद्देशिका में निहित मूल्य एवं दर्शन, दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो काफी महत्वपूर्ण हैं और वहां से सवाल भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला शब्द संप्रभुता को देखते हैं। हालांकि संप्रभुता के बारे में जब हम राज्य की परिभाषा दे रहे थे उस समय भी हमने आपको बता दिया था कि संप्रभुता वह अदृश्य शक्ति है, वह सर्वे सर्वा शक्ति है जिससे कोई राज्य किसी के प्रभाव में आकर के अपना डिसीजन नहीं बदलता है, बल्कि उस राज्य के प्रभाव में आकर के हर दूसरा कोई या आंतरिक या बाहरी शक्ति अपने डिसीजन को बदल लेता है। तो ऐसे सर्वोच्च शक्ति को हम संप्रभुता कहते हैं। उसके बाद अगर हम समाजवाद की बात करें तो दोस्तों यह समाजवाद जो है, जो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में लाया गया है, यह समाज में समता की बात करता है, हर ढंग से समाज में समता हो इसकी बात करता है। उसके बाद अगर हम पंथ निरपेक्ष की बात करें, यह वही पंथ निरपेक्ष है दोस्तों जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जगह दिया गया है और यह कहता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, राज्य किसी धर्म को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकता है, भले ही वहाँ निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग धर्मों के हो सकते हैं। इस प्रकार की बात कौन करता है? तो हमारा संविधान करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में हम लोग जानते हैं कि सत्ता का स्रोत कौन है? तो भारतीय जनता है। सत्ता का स्रोत कौन है? भारतीय जनता है। उसी तरह से गणराज्य की बात करें तो गणराज्य का मतलब होता है वैसा देश वैसा राज्य जहाँ का सर्वे सर्वा, यानी कि जहाँ का मुख्य व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से जनता के द्वारा चुना जाता हो, वह गणराज्य कहलाता है। इसके भी बारे में हमने चर्चा आपसे पहले कर लिया है। उसके बाद यहाँ न्याय से मतलब होता है संपूर्ण प्रकार के न्याय के बारे में। अब हम न्याय से संदर्भित बात को अगर यहाँ पर रखें तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं और कई जगह पूछे भी गए हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। हमने यहाँ पर भले ही नहीं लिखा है लेकिन आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, यह सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। उसके बाद सामाजिक न्याय की बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समाजवाद शब्द जो जोड़ा गया है
उसके अंतर्गत यह कहता है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति क्या है, समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी लिंग के हों, सभी व्यक्ति क्या हैं, समान हैं। यहाँ सामाजिक न्याय की भी बात की गई है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक प्रकार के हैं। उसी तरह से आर्थिक न्याय, उसी प्रकार से राजनीतिक न्याय, यानी कि किसी के साथ भी भारतीय संविधान भेदभाव नहीं करता है, ना अर्थ के रूप में ना ही राजनीति के रूप में। आप देखेंगे इससे पहले भी हमने आपको राज्य से संदर्भित जब बातें की थी उसमें भी हमने आपको बताया था कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो 18 वर्ष की उम्र को पूरी कर चुका है वह अपने मत का प्रयोग करके अपने लिए शासक को चुनेगा, अपने लिए संसद को चुनेगा, अपने लिए विधायक को चुनेगा। इस प्रकार की बात हमने कहा। और यहीं पे हमने आपको कहा कि ये जो आपका उद्देश्य का है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। दोस्तों उसके बाद इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है। वह ऐसे किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं जिससे दूसरा लोग प्रभावित हो और उनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाए। यहाँ स्वतंत्रता का मतलब ऐसे स्वतंत्रता से नहीं है कि हम कुछ भी बोलें और किसी को प्रभावित कर दें। यहाँ पर उस स्वतंत्रता का मतलब नहीं है। यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम अपनी स्वतंत्रता से दूसरे को हानि ना पहुंचा दे। इस प्रकार की बातों से बचने का सलाह दिया गया है। उसके बाद समानता और बंधुत्व। दोस्तों यहाँ से एक सवाल और बनता है। आप देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी उसमें स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया गया था। यहाँ पर यह भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों यह फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है जो 1789 में हुआ था। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा की बात करें, यहाँ पर संविधान के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को इज्जत स्वरूप जीने का अधिकार है, इज्जत से जीने का अधिकार है। उस पर किसी भी प्रकार का ब्लेम नहीं किया जा सकता है अगर वह उस प्रकार का नहीं है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक रूप से, प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से, प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक रूप से समान है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की गरिमा को भी बनाए रखने की बात की गई है। जबकि राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में भी चर्चा किया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना को जगह मिला है वह अपरिवर्तनीय है। दोस्तों यहाँ अपरिवर्तनीय से मतलब होता है कि अगर कोई सरकार या कोई व्यक्ति उद्देशिका के हिसाब से या प्रस्तावना के हिसाब से या उद्देशिका या प्रस्तावना को नहीं मानता है या उसके विरुद्ध कुछ कार्य कर देता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे कोर्ट में जा कर के या न्यायपालिका में जा कर के उससे मनवा सकते हैं। इस प्रकार की बात नहीं हो सकती है। इसलिए प्रस्तावना कोर्ट में अपरिवर्तनीय है। इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना क्या है, तो वह अपरिवर्तनीय है। एक बार और आप सुन लें कि प्रस्तावना में जितनी बातें दी गई है अगर हम उसे नहीं मानते हैं या राज्य उसे नहीं मानती है, कोई व्यक्ति कोर्ट में जा कर के उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। एक्शन लेने के लिए न्यायपालिका भी बाध्य नहीं है। जैसा कि जब हम लोग मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मूल अधिकार जो है वह क्या है, परिवर्तनीय है। मूल अधिकार क्या है, परिवर्तनीय है। यानी हमारा, आपका या किसी और का भी मूल अधिकार पर राज्य या किसी व्यक्ति के द्वारा हनन किया जाता है, किसी व्यक्ति के अधिकार का राज्य या किसी व्यक्ति के द्वारा उसके मूल अधिकारों का हनन किया जाता है, वैसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति कोर्ट जा सकता है और कोर्ट उस पर डिसीजन भी लेती है। और जिसके द्वारा वह व्यक्ति सताया गया होता है, जिसके द्वारा उसके मूल अधिकारों को खंडित किया जाता है, कोर्ट उसे क्या करती है, तो सजा देती है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। सवाल ऐसा आपसे पूछने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं
कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है। प्रस्तावना क्या है? अपरिवर्तनीय है, यानी कि किसी के द्वारा प्रस्तावना को नहीं मानने की बात की जाती है, वैसे व्यक्ति में आप किसी के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये हो गया। या कोर्ट उसे उस चीज को मानने के लिए बाध्य करेगी या उस व्यक्ति को सजा देगी, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तक आप पूरी तरह से समझ चुके हैं। उसके बाद एक चीज मैं आपको और बता दूं, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी कहते हैं, उनका संविधान के प्रस्तावना से संबंधित यह मत है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे लिए दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अल्लादी कृष्ण स्वामी कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना हमारे लिए दीर्घकालिक सपनों का क्या है? विचार है। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार का सवाल आपको देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो खास करके पीसीएस से संबंधित दोस्त हैं, वह भारतीय प्रस्तावना को पूरी तरह से याद कर लें, चूंकि उसमें से बीच से भी सवाल, यानी कि ये जितने भी शब्दों को हमने लिया है, यह भारतीय प्रस्तावना से भी है, संविधान के प्रस्तावना से ही है। कभी कभी आपको एक मतलब कि सीरीज में लिखने के लिए बताया जा सकता है, लिखने के लिए कह सकता है, या उस सीरीज को भरने के लिए कह सकता है। इसलिए जब आप उसे खूब अच्छी तरह से याद कर लेंगे, तभी जा कर के वह सवाल आप बनाएंगे। इसलिए उसमें कुछ लाइनें जो दी हुई है, उसे आप पूरी तरह से याद कर लें, और यहाँ से भी निश्चित रूप से सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि दोस्तों, हमने काफ़ी दिनों के बाद इससे संबंधित वीडियो बनाया है, वह समयाभाव भी है, समय के अभाव के कारण भी ऐसा हो रहा है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले, लेकिन समय के अभाव के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम अब चाहेंगे कि निश्चित रूप से समय पर आपको मिलता जाए। दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल जीएस सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।